कहीं ना कहीं आपको देख कैसा लगता है कि आप शहाबुद्दीन 2.0 हैं। लाहौर वाला आपने एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपने इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जो साहबजादे हैं वो आपकी हत्या करा सकते हैं। कहाँ है कॉल रिकॉर्डिंग? 1 मिनट सुनिए, एक छोटा वाला फोन देना जरा। ये चर्चा होने लगा ये वही मोहम्मद कैफ है जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का शार्प शूटर था। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये शार्प शूटर जो शब्द है और ये जो मामला है ये कैसे आया लाइमलाइट में? देखिए, आप लेके रहूँगा 2025 में, आप देख लीजिएगा कोई ना कोई अल्पसंख्यक समाज का विधानसभा का टिकट आप लेके खुद आएगा। क्यों नहीं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप इतनी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और अभी हाल ही में जो आपने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उसामा शाह के खिलाफ, आपको अपनी जान का डर नहीं है क्या? जान का डर। पिछले बार आपको मैं एक अच्छा रिपोर्ट देके जा रहा हूँ कि ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होगा। पिछले बार उन्होंने कहा कि उनके पिता की हत्या में आप भी क्या नामजद थे, क्या मामला था श्रीकांत भारती की हत्या का? कैफ साहब, ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं आप अवध बिहारी चौधरी जी और खान ब्रदर्स के आप मोहरे बन गए हैं और आपका इस्तेमाल किया जा रहा है कि क्या मोहम्मद कैफ फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और क्या इस बार लालटेन के साथ उतरेंगे? जय हिंद, मैं हूं मोहम्मद वसीम खान, आप देख रहे हैं मीडिया माध्यम। अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। चाहे सिवान की मीडिया हो, चाहे बिहार की मीडिया हो, चाहे पूरे देश की मीडिया हो, हर जगह एक नाम छाया रहा जिसका नाम है मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी। बहुत से मीडिया वालों ने इनका ट्रायल किया ये कह के कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के शार्प शूटर हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन तमाम सवालों का जो जवाब इनसे तलब करने की कोशिश करेंगे। कैफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा कैफ साहब, अभी हाल ही में आप 2 विषयों की वजह से बहुत चर्चा में रहे। पहला विषय ये था कि आपने एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपने इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जो साहबजादे हैं वो आपकी हत्या करा सकते हैं। और दूसरा एक और अहम मुद्दा रहा कि आप जब जन विश्वास यात्रा हुआ तो उसमें आप जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं उनसे आपने मुलाकात की और वो तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और फिर से ये चर्चा होने लगा कि ये वही मोहम्मद कैफ है जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का शार्प शूटर था। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये शार्प शूटर जो शब्द है और ये जो मामला है ये कैसे आया लाइमलाइट में? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि शार्प शूटर जो है ना, इसका आप अर्थ समझिए। जो पैसे लेके हत्या करता है उसको शार्प शूटर कहते हैं जी। तो आपको लगता है कि मोहम्मद कैफ ये टैग होना चाहिए जो जनता के बीच में, बच्चों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, बहनों के बीच में, महिलाओं के बीच में अपना बखूबी सेवा दे रहा है। तो ये एक टैग इसलिए लगा क्योंकि उस वक्त मीडिया के पास कुछ था नहीं और मोहम्मद कैफ एक नाम जो है वो अल्लाह का बहुत बड़ा दिया हुआ नाम है और धीरे धीरे वो अपनी जगह पे पहुंच रहा है। जो मेरा एक नारा है, मजबूर नहीं मजबूत बनिए, उस कड़ी पे आप देखिएगा तो मोहम्मद कैफ कहां से कहां पहुंचा है। क्या लगता है आपको मोहम्मद कैफ मजबूर है? मजबूत की कड़ी में गया हुआ है और सिर्फ एक ही चीज़ पे भरोसा करके, अपने ईमान पर और अपने अल्लाह पे भरोसा करके। और आपने कहा कि हमने किसी पे इल्ज़ाम लगाया। देखिए, जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना तो बहुत सोच समझ के लगाते हैं, ऐसे नहीं कि आप हवा में बात कर रहे हैं। अगर अचानक से कोई आपको फ़ोन करके बोलता है इस तरीके के, इस लहजे में कि आपको मार देंगे, आप यहाँ रहते हैं, ये सब चीज़ें जब आपको बोलता है तो आपके पास 2 चीज़ें पड़ जाती है। या तो आप सिलेंडर बोल के जाके हाथ पकड़ के माफ़ी मांग के अपना बैग करके चुप हो जाइए, साइलेंट हो जाइएगा, तो आपका कुछ बनने वाला नहीं है, सब कुछ शांत हो जाएगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन यही होगा, या तो आप विरोध कीजिए। तो मैंने अपनी बातों को विरोध के रूप में रखा, इसलिए विरोध कर रखा कि जान से बड़ा कोई चीज़ होता ही नहीं है। मेरा भी परिवार है, मेरा भी बच्चे हैं, माँ है, बाप का साया भी कुछ दिन पहले ही उठा है। तो अगर मुझे इतने जिनके फादर का मैंने
सालाने के दिन कुरान खानी कराया। बात को समझिएगा मेरी बात जी, को। हमने भी तस्वीरें देखी थी। ठीक ही थी, कुरान खानी कराई और कुरान खानी कराने के बावजूद मैंने फिर हमारे पापा का इंतकाल होना और इंतकाल के दौरान में उनके घर परिवार से मेरे घर कोई नहीं आना, नहीं मुझे कोई फ़ोन करना, तो एक तरीके से हो गया कि मुझे वो इग्नोर कर रहे हैं। तभी तो मुझे अपने शादी में भी नहीं बुलाते हैं और मुझे मेरे घर के गार्जियन और मैं किनके साथ था, तो भाई उनके परिवार के साथ था, तो वो लोग जब आते ही नहीं है तो मैंने एक स्टैंड क्लियर कर लिया कि अल्लाह की मदद से मुझे एक स्टैंड सामने एक रास्ता नजर आया कि मैं खुद का राजनीति करूं, कि मैं जो नारा देता हूं मजबूर नहीं मजबूत बन। ये तो खुद की नारा नहीं है, ये समाज की नारा है कि हमारे अल्पसंख्यक कहाँ जा रहे हैं, इनके बारे में इनसे टिकट कौन मांगेगा भाई। तो जिनके पीछे हम लोग खड़े हैं वो नहीं मांगते तो उनकी समस्या है ना भाई, मैं उनसे क्यों जलूंगा, मैं उनका विरोध क्यों करूंगा। तो मैं अपनी बातों को रखा और इस चीज़ को बहुत लोगों ने अच्छा भी कहा, बहुत लोगों ने बुरा भी कहा। तो ये पॉलिटिक्स ये होती रहती है और मैं किसी पे इल्ज़ाम बिल्कुल ही नहीं लूँगा। ये बात उतना ही सच है, उतना ही सत्य है कि मैं अपने बाप का औलाद हूँ। देखिए आपने बहुत पहले मेरी बड़ी बात सुनिए जी, कि मैं किसी पे कोई ब्लेम नहीं लगा सकता हूँ, मुझे कोई हक ही नहीं है। लेकिन जब इस तरीके की बात होगी तो मैं वैसा ऐसा लड़का है ही नहीं हूँ कि झुकने वाला, क्योंकि मेरा जो स्लोगन है वो झुकने का है ही नहीं है। मैं देखिए एक ही बात होगी, या तो मेरी शहादत होगी और नहीं तो मुसलमानों को वजूद वकार जो 15-30 सालों में एक मजबूत जो पिलर होनी चाहिए वो अब धीरे धीरे इंशाल्लाह मजबूती की तरफ होगा। क्योंकि ये व्यक्ति विशेष नहीं है, मोहम्मद कैफ की लड़ाई नहीं है, मोहम्मद कैफ की ज़बात की लड़ाई है। तो मसला मेरे साथ खड़ा होगा और ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। अगर मेरे साथ आप बोल रहे हैं ये पीछे जो भी चीज़ें वारदात हुई हैं, जो भी नेता आते हैं, हम अपने कौम की बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा है कि आपने बड़ी इल्ज़ाम लगा दिया, भाई इल्ज़ाम क्यों लगाऊंगा आप ही बताइए ना, मैं कौन सा क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगा और मुझे किस चीज़ की अल्लाह ने ये सवाल मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए होता है क्या है ना कि जब क्योंकि आपको कॉल आया था, बिल्कुल कॉल पे आपको धमकी दी, तो होता क्या कि बहुत से लोग, क्योंकि अभी हम लोग सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, तो बहुत से लोग सबूत मांगते हैं कि कहाँ है कॉल रिकॉर्डिंग। एक मिनट सुनिए, सुनिए ये चीज़ ने आपने कहा, ये अच्छी सवाल है, तो लोगों को मैं जानकारी दे दूँ कि एक छोटा वाला फ़ोन देना जरा। देखिए अब आपको मैं बहुत ही एक एक्सक्लूसिव नहीं आप हाँ ये एक्सक्लूसिव भी बोल सकते हैं, जो आपको जो नहीं मालूम होगा, जनता को नहीं मालूम होगा। ये फ़ोन में एक क्लाउड जो डॉलर से चलता है, जो फोन जो बिना सिम के चलता है, जो इसको डॉलर जो पुलिस विभाग से मैंने जानकारी ली जी, तो इस फोन से अगर कॉल आएगा तो उसका एक तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, दूसरी बात कि जो फोन किया ना उसका ट्रेस नहीं लग सकता है, उसको लगने में वक्त लगेगा जब तक आदमी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। अगर यही कॉल एंड्रॉयड फोन पे आता है, जो मेरे बड़े वाले फोन पे आता है, चाहे व्हाट्सएप भी कॉलिंग आता है, तो पुलिस दबोच लेती। बात को समझ, तो जो अपराधी हैं तो आप उसको आप हल्के में क्यों ले रहे हैं भाई? उस पे सरकार ने 2 लाख का इनाम रखा है, तो इसका मतलब सरकार बेवकूफ है। ये कौन अपराधी, जरा उनके बारे में आप जिक्र कर दीजिए हमारे चैनल पे, क्यों पहले मैं देखिए कौन जो अपराधी था वो गोलू सिंह नामक एक व्यक्ति है, जो रईस खान में एक्यूज है, जो उन पे फायरिंग हुई। हाँ, उनमें एक हत्या भी हुई है, एक्यूज है और बहुत सारे उसके। इस आवाज में सरकार ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा और वो सब जानते हैं कि किसके साथ उसका साठगांठ रहा है, किसके साथ रहता है। तो भाई उसको क्या पड़ी है मोहम्मद कैफ को फ़ोन करने की? ना मोहम्मद कैफ के मोहल्ले का है, ना मोहम्मद कैफ के इस नगर का है, और ना मोहम्मद कैफ से कभी बातचीत है, ना मोहम्मद कैफ से कोई मुलाकात है, ना उससे कभी मेरी है। तो उसको क्या पड़ी है हमको धमकी देने की? कहीं ना कहीं तो वो कहीं से जहाँ से वो जिसके अंडर में उन्होंने नहीं कराया होगा ना, तभी तो वो फ़ोन किया होगा। अगर मैं आपसे मेरी कोई ताल्लुकात नहीं है और अचानक से मैं जाऊँ, क्या मतलब है? या तो पागल होगा या तो फिर मैं पागल को मुझे लोग कहेंगे। भाई जरा सच्चाई जोड़िए कि जान से बढ़ के क्या चीज इस दुनिया में है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको पास्ट में थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जेल से बाहर आए थे और उस वक्त मीडिया में कैफ साहब को एक तरीके से शार्प शूटर कह के दिखाया जा रहा था। बहुत से लोग इंटरनेट पे ऐसे हैं, जब से इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, इनका जो भी इंटरव्यू मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है इनका पूरा मुद्दा ये है कहने का कि होता क्या ना कि एक सेंटर ऑफ पावर होता है।
जब आप एक इंसान पे सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट कर देते हैं कि उस पर ही पूरी जमात की ताकत है और खुदा न खास्ता उस इंसान को कुछ हो जाए, जैसे शहाबुद्दीन साहब अब हमारे बीच नहीं है, तो उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं तरीके से अनाथ हो जाते हैं। कैफ साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर और भी मुसलमानों को सिवान की जो जनता है मौका दे, तो जो पावर है बहुत से लोगों में अगर बटी रहेगी, तो अगर इनको कुछ हो जाए तो एक और मुसलमान नेता खड़ा हो जाएगा, अगर उसको कुछ हो जाए तो एक और मुसलमान नेता आपके सामने रहेगा। अब कैफ साहब के बारे में एक बात बताता हूँ मैं, ठीक है, एक पत्रकार के तौर पर बात बताता हूँ। बहुत से लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने विचारों को प्रकट कर सके, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे एक पत्रकार हो, चाहे कोई नेता हो। इनको बहुत से लोग ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया ओसामा साहब के खिलाफ, क्योंकि इनको अपनी जान का खतरा, हर इंसान को जान का खतरा हो सकता है अगर कोई इतना बड़ा शख्स हो और उसके हवाले से भी अगर कोई धमकी देता है, चाहे इसमें बात ये झूठी हो या सच्ची हो, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि इनको अपनी जान की सुरक्षा के लिए एक आवेदन देना था, इन्होंने आवेदन दिया। अब बहुत से लोग इनके पीछे लग गए हैं कि भाई शहाबुद्दीन साहब के विरोधी हो गए, इनको पकड़ो, इनको कमेंट करो, इनको कुछ भी उठपटांग की बातें कहो, अपने ही माशरे के लोग हैं। मोहम्मद कैफ ने क्या कहा? मोहम्मद कैफ ने ये कहा था कि मुसलमानों की मैं हक की बात कर रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि और भी मुसलमान नेताओं को मौका मिले सिवान में। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। उस समय में हम जाते हैं पीछे, जब आपके घर में जब इनको शार्प शूटर कहा गया था और कुड़की हुई थी, बहुत से लोग अभी आपको जो शार्प शूटर कहते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई सीबीआई की जांच बैठी थी, लेकिन कोई भी न्यूज़ चैनल ये नहीं कहता है कि मोहम्मद कैफ को उस जांच में बरी कर दिया गया था। सबसे पहले तो आप क्लियर कीजिए कि जो सीबीआई की जांच बैठी थी और आपने क्या कुछ सहा था उस समय में। देखिए, वो मेरे काला दिनों में से बहुत बुरा दिन था, वो बहुत ही ख़राब दिन था कि ये आपको समझने वाला होगा और ये झकझोर देने वाली बात है। ये आप जिसने सवाल किया, मैं कभी जवाब देता नहीं उस खास तरह चीज़ों पे, क्योंकि ये वो सिर्फ राजदेव हत्याकांड का ही मामला नहीं था। जिस दिन हत्या हुई राजदेव भाई की, वो 13 मई था, मुझे वो दिन याद है। और मेरी जो बहन है जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, 10 तारीख को इंतकाल कर गई थी रोड एक्सीडेंट में। अब सवाल ये आप जो कह रहे हैं ना, ये झकझोर देने वाले, इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके घर में उसकी बहन का रोड एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हुआ, घर का माहौल ऐसा भयानक रूप था कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं फरमा सकता हूँ। और 13 तारीख को जिसने मुझे एक राजनीति करने की एक बातें बताई कि कहाँ से लड़ना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, उसकी भी एक हत्या हो गई। और बताइए 3 दिन के अंतराल में कौन ऐसा भाई होगा, कौन ऐसा परिवार होगा, कौन ऐसा इंसान होगा कि जिसके घर में मैयत अभी 4 दिन चारम भी नहीं हुआ होगा, वो किसी का हत्या कराएगा। इससे बड़ा बुरा दिन मेरे लिए क्या हो सकता है कि एक तरफ मेरे बहन की अर्थी लगी है, मैयत लगा हुआ है, पूरे घर के लोग ऐसे माहौल में हैं, और एक तरफ मेरे राजदेव भैया का हत्या हो रहा है। और वो उसके बाद मुझे मीडिया टेल करके कह रहा है कि आप शार्प शूटर है। मुझे तो मतलब ये जो शब्द हैं ना, वो मैं यही कहूँगा ना कि जिसने भी ये चीज़ें रखी, जो चीज़ें मेरे ऊपर लेके आया, और मुझे मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरे परिवार का दर्द, मेरे घर परिवार को जो हालत और ला के इतनी बड़ी जो बदनामी करके दी, उसका जवाब अल्लाह ने मुझे 19 के बाद जो स्थितियाँ बनाई मेरे लिए, मजबूर नहीं मजबूत बने, वो स्थितियाँ मुझे अल्लाह ताला ने दिखाई कि वो लड़का जिसके घर में बहन की मैयत रखी है, वो दूसरे को मरवाने का काम कर रहा है। क्या ज़माना है, क्या मीडिया है, क्या सिस्टम है, उस वक्त देखने की बात है। लेकिन जो चीज़ें हुई ना मेरे साथ, मैं जरूर कहूँगा कि दुश्मनों के साथ भी ऐसा ना हो। अच्छा, ये जो भी चीज़ें हुई, कहीं ना कहीं इसका जो मुख्य केंद्र था वो शहाबुद्दीन साहब थे, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर वो शहाबुद्दीन साहब के साथ रहने की वजह से ना हुआ, और शहाबुद्दीन के साथ हमारे सारे दादा भी थे, पापा भी थे, मेरे घर भी आते थे, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो भी ये सवाल आदमी घुट गया। हाँ, और सवाल जानना एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि उस केस में मेरा कहीं भी नाम नहीं है। पुलिस विभाग ने मुझे क्लीन चिट दे दिया, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट देने के बावजूद फिर से ये ट्रोल हो रहा भैया। देखिए, मुझे तो लगता है ना कि अगर मैं मुसलमान ना होता तो शायद ये शब्द बार बार नहीं आते, क्योंकि मुसलमान को सबसे आसान है बदनाम करना आज की डेट में। चाहे आप जिस तरीके किसी को अगर नाम कमाना है आज के दौर में, तो भाई मोहम्मद कैफ का नाम आजकल
मार्केट में है, लेके खत्म कर लिया जाए। देखिए हमारे हाथ भी बहुत मुश्किल से है, बहुत आजकल, क्योंकि अब तो ये राजद के बहुत बड़े नेता हो गए हैं और तेजस्वी यादव जी के संपर्क में रहते हैं, तो आला कमान से इस तरीके की खबरें आती रहती है कि थोड़ा इंटरव्यू से बचना है। तो खैर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। अच्छा, जो ट्रोल्स हैं जो आपको इतना टारगेट कर रहे हैं, जो आपके ही जमात के बहुत सारे लोग हैं जो सुनना ही नहीं चाहते हैं कि अगले को कम से कम सुने तो सही कि अगला इंसान क्या कहना चाहता है, वो सुनने को भी तैयार नहीं है। सबसे पहले आप उनको बताइए कि आप शहाबुद्दीन साहब के कितने करीबी थे। शहाबुद्दीन साहब और आपका परिवार का रिश्ता आई थिंक 3 पीढ़ी का है, आपके दादा के ज़माने से उनसे ताल्लुकात थे जब वो काफ़ी छोटे रहे होंगे। तो पहले आप बताइए कि आप इतने करीबी थे। और दूसरा मेरा सवाल ये, इसमें ही आप ऐड ऑन कर दीजिएगा कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया, देखिए बहुत गंभीर इल्ज़ाम है, ये आपको भी पता है कि अब यहाँ से वापसी नहीं हो सकती है। वापसी करने के लिए इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता है, ये लड़ने वाला इल्ज़ाम है। जब आपके जान पे आएगी ना और आपके पास कुछ रास्ते बचेंगे नहीं, तो भैया मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। और जो कानून परफेक्ट बनाया गया है तो उस कानून के हिसाब से मैं चला। मैं तो भाई राजनीति थोड़ी करने आया हूँ, मैं तो अपनी बोली से आया हूँ और इस बोली ने गोली को हराने का काम किया भाई मेरे, यही दुख है। इस बोली ने गोली को हराने का काम किया। मैं अपने लोगों से बिल्कुल नहीं लड़ने वाला मूड में नहीं हूँ। वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, करने दीजिए ना, वो मेरा अपने है भाई मेरे, उससे क्या हो जाएगा। देखिए जब गांधी जी जब लाठी लेके नंगे बदन जब चले थे तो लोगों ने हंसने का काम किया तो लोग अरे पागल हो गया, बहुत सारी चीजें आई गांधी जी पे, सबने हंसा। फिर जब वो थोड़े और ऊपर चले गए तो लोगों ने जम के विरोध किया, बात समझ रहे हैं। तो जब मैं शुरू में जब चुनाव लड़ा था तो मेरे अगर हम अपने भी कौम की बात करें तो हमारे नबी मोहम्मद है, हमारे नबी भी बुत परस्ती के खिलाफ लड़े थे। सुनिए ना मेरी बात को जरा रखने दीजिए। हाँ बोलिए। तो कह रहे थे कि हम कहाँ थे, हम थे कि भाई गांधी जी लड़ने का, गांधी जी को। तो पहला स्टेज में ये हालत था, तो मैं भी जब 2020 में तो लोग हंस रहे थे, मेरे नारे पे भी बहुत सारे लोग अच्छे लोग हंसे बहुत। हालांकि वो नारा आपने ही पहले दिया था मेरे, अब जो भी कहे मेरा अपना है, बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा, अब इस्तेमाल होना भी चाहिए, तब तो लोगों को समझ में आएगी साहब मजबूर में अंतर क्या है। तो सारे लोगों ने किया। तो जब सोचिए बात ये है कि जब सेकेंड एज पे तो उनका विरोध होने लगा, हंसने वाले विरोध करने लगे, तो उसे ही वही हाल है, हंस रहे थे अब विरोध कर रहे थे। आगे जाऊंगा साथ हो जाएंगे, कब ये आप मानिए, मैं आगे जाऊंगा ना तो यही मुझे साथ देंगे और ये मेरी मजबूत कड़ी है, क्योंकि यही तो मुझे विरोध कर करके तो हाईलाइट कर रहे हैं और मुझे मजबूती बता रहे हैं कि सिवान में कि जो भी फेसबुक में ट्रोल चल रहा है, आप खोलिएगा हम दिखेंगे, रात में खोलिएगा हम ही देखेंगे, किसी चैनल में खोलिएगा हम ही देखेंगे। तो भाई कुछ तो मोहम्मद कैफ में अल्लाह की मदद से और आप लोगों की दुआओं से। सही बात है। अच्छा कैफ साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अब मैं जो आपकी एक छवि देखता हूँ, बहुत से नेता कोशिश कर रहे हैं, हमारे भी जमात में बहुत से नेता कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम नेताओं के बीच आपकी भी लाइफ बहुत कंट्रोवर्शियल रही है बहुत सारे मामलों में। आप एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं, कोच भी हैं, आपके लड़के नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग मुख्तलिफ, आपने चैम्पियनशिप भी जीती है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक आपराधिक रिकॉर्ड भी आप कर रहा है। ठीक है, इल्ज़ाम लगे आपके ऊपर, मैं ये नहीं कहता हूँ कितना सच है कितना गलत है, कहीं ना कहीं आपको देख के ऐसा लगता है कि आप शहाबुद्दीन 2.0 हैं। नहीं, मैं शहाबुद्दीन साहब बनने आया हूँ। शहाबुद्दीन साहब एक ब्रांड थे और उनके सिवान के इतिहास में एक नाम दर्ज करके गए हैं विकास पुरुष के नाम से जी। तो जब आप उनके आइडियल पे चलेंगे और जब उनको अपना आइकॉन मानेंगे तो आप उनके साथ जब रहिएगा तो बहुत सारे सवाल आएंगे जी। और जब शहाबुद्दीन साहब थे तो मैं था, अब नहीं है तो मैं नहीं हूँ। बैलेंस तो बनना जरूरी है ना, बैलेंस सबको बैलेंस बनाना जरूरी है। और शहाबुद्दीन साहब के आखिरी नेता कौन थे? लालू यादव थे। उनकी आखिरी पार्टी क्या थी? राष्ट्रीय जनता दल। तो मैं मोहम्मद कैफ, आपके भी मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नक्शो कदम पे ओरिजिनल चल रहा हूँ, समझ रहे ना। उनके बातों पर मैं अमल करके चल रहा हूँ, ना पार्टी छोड़ने की बात कर रहा हूँ। पार्टी में देखिए, पार्टी से मैं मांग न कर रहा था, और मांग मैं क्यों ना करूँ,
मैं उनके लिए काम कर रहा था, तो मैं किससे भाई मजदूरी मांगूंगा, कैसे किससे बोलूंगा। तो पार्टी के नक्शो कदम पे पार्टी के मानने वाले नेता, हमारे आइकॉन डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नक्शो कदम पर मैं चल रहा हूँ। अपनी कौम को जैसे वो मजबूत कर लेके चलते थे, वही तो अगर वो पार्टी गलत होती, अगर वो नेता उनके गलत होते, तो उन्होंने छोड़ा क्यों नहीं। कहीं ना कहीं तो उस वहाँ पे खासकर मुसलमान वर्ग के लिए तो मजबूत पॉइंट तो है, इसलिए कि अडवाणी का रथ रोकने वाले कौन थे, लालू प्रसाद यादव जी। और दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि सारे समाज को आज जो तख्त पे बैठते हैं, मतलब जो लेवल में लाने का काम किसने किया, लालू प्रसाद यादव ने किया। दलितों को पिछड़ों में कुर्सी पे बैठाने का काम किसने किया, लालू यादव ने किया। तो ये सब चीज़ों को देख के ही ना विकास पुरुष हमारे साहब ने ही पकड़ा होगा कि ये मजलूमों का आवाज़ वाला पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और इसमें हम लोग फिट बैठ रहे हैं। तभी तो अभी तक 30 सालों से मजबूत पकड़ करके मुसलमान भी पकड़े हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल उनको पकड़ा हुआ है। आप देखिए, इतने बड़े उनको इतना इज्जत दिया। मैंने जब गया था तो आपने देखा होगा कि लगातार उनके परिवार से चुनाव लड़ा था। अच्छा बताइए, कौन बोला है उनको टिकट नहीं देगा? एक आदमी बता दीजिए राष्ट्रीय जनता दल से, हमारी पार्टी से कोई एक भी आदमी बता दीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल से बोला होगा कि उस परिवार से। ये लोग की चाल है, उनको बर्बाद करने की चाल है, उनको मिटाने की चाल है। जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है। उनके जो लोग रहे ना वो गलत राय देखे उनसे। भाई जहां पार्टी की इज्जत है, जहां जमात है, जहां हम लोग की समाज है, उनसे क्यों उनको विरोध करा दिया जा रहा है और कहां कहां उनको भेजा जा रहा है? भाई क्या मतलब है? उनको जो सलाह दे रहा है वो गलत सलाह दे रहा है, और उनको भटकाने का काम कुछ लोग ही किए हैं, ये आपको बता दे रहे हैं। वरना वो लोग अगर सही रहता तो हम लोग और मजबूती से काम करते और मजबूती से आरजेडी में अपन पकड़ को मजबूत करते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है, उनके परिवार के लोगों का कोई दिमाग डाइवर्ट कर रहा है? बिल्कुल करता होगा, तभी तो पार्टी से उन्होंने पार्टी को छोड़ा ही नहीं। पार्टी के आज भी उन्होंने पार्टी के कभी हमारे नेता जो हमारे नेता है वो कभी बोले ही नहीं है। कहीं बोले कि उनको पार्टी, यार वो लोग एक अच्छा पोजीशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी को चेंज होना चाहिए, कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए, वक्त के साथ बदलना भी चाहिए। कि देखिए शहाबुद्दीन साहब एक अलग ब्रांड थे, उनकी बात अलग थी, और ये यहाँ पे जो है ये स्ट्रगल लाइफ है। ये स्ट्रगल लाइफ में हम लोग सभी चल रहे हैं, जितने भी हम लोग के लोग हैं, खासकर हम लोग अपने वर्ग, वो सारे स्ट्रगल में तो ही ना है। उनके पास कुछ है ही नहीं आज के दौर में। और संघ समान समारोह कराया तो लोगों ने कहा कि इनको नहीं पूछा, उनको नहीं पूछा, बहुत ट्रोल हुआ इस मामले में। तो मैंने क्या बोला, अरे भाई मैं इसलिए उनको बुलाया कि जीते हुए व्यक्ति को पता तो चले कि सिवान, गोपालगंज, छपरा में कोई है ही नहीं विधायक कि किसी को बुलाया जाए। इस आँख खोलने का ना काम किया था, समझने वाली बात है। और जो 25-30 सालों में किसी ने मुसलमान को सम्मानित किया ही नहीं, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर परिषद का वार्ड पार्षद हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे प्रमुख हो, इन सारी चीज़ों को मैंने तो सम्मानित न करने का काम किया। तो मैं तो सम्मान करने का काम और बुलाने का काम कर रहा हूँ। इस कड़ी में लोग उनको दूसरे डिवोट करके लेके चला जाए बात को। देखिए हमको अपना लड़ाई लड़ने दिया जाए, सबको अपने राजनीति करने के अधिकार है, ना मैं किसी को रोकता हूँ ना मुझे रोकने की। मैं अभी एक अपने वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। तेजस्वी यादव जी आए, ठीक, मुझे उनसे बात हुई, उनको अच्छा लगा होगा, तुमसे मिले होंगे, और मुझे अच्छा लगा तो मैं गया था, बेशक तभी ने मुझे बैठने का मौका दिया। तो ये सारे दिन में 22 तारीख को फिर से 3 दिन तक लोगों ने मुझे ही ट्रोल किया। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, टिकट देने वाला राष्ट्रीय जनता दल हर महीने में वहां पे उनको आप बोलिए, आप तो गलत लाइन में विरोध कर रहे हैं। बात है, आप अपने से लड़के क्या मिलेगी? मैं तो आपका लड़ाई लड़ रहा हूं जो पहले ही लड़ना चाहिए था, अगर ये स्थिति अगर रहती। लेकिन यहाँ जो चीजें हुई ना वो चूक हो गई, यहाँ जो चीजें हुई चूक हो गई। और चूक होने का मेन कारण क्या था ना, सिर्फ एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक ही लाइन था। तो एक लाइन से, एक पिलर से कैसे पॉसिबिलिटी होगी? इन चीज़ों को तो होना भी चाहिए था, और वही हम लोगों को कमी खा गई। चलिए अगले सवाल में आते हैं।
अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार, आपने कहा भी है खुल के अपने प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस में बोलता भी हूँ कि किसी भी मुस्लिम नेता को ये लोग आगे नहीं आने देना चाहते हैं, क्या मामला है, ऐसा क्यों लगता है आपको? तो आपको अगर कहीं दिखता हो कि ये लोग कहीं बढ़ाया तो आप अपना नाम बता दीजिए। अगर लेकिन हम लोग तो हो- बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, नहीं, लेकिन आप एक बोलिए, पत्रकार आप के आपको- तौर पे हम लोग अपनी बात ज्यादा रख नहीं सकते, इसलिए हमारा काम है सिर्फ लेकिन सवाल नहीं पूछना। वही तो पूछता था, एक नाम बताइए तो सही कि जिन्होंने इन्हें बढ़ाने का काम किया हो, भरोसा देने का काम किया हो। आप देखिएगा तो जो चीजें हैं मार्केट में, आप जरूर नहीं है ना कि हर लोग बोल सकता है भाई मेरे, वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहा है, लोग जानते हैं कि सबसे जरूरत है फिरका को रोकना। लोगों को मालूम है कि बीजेपी को रोकना जरूरी है। जो बीजेपी जो हालात देश में लेके आया है वो सारी चीजें मुसलमान के विरोध में लेके आ रहा है। तो भाई, और उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल अपने पूरी मजबूती के साथ उससे लड़ रही है। तो उसके और वही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल के परिवार पर लगातार ईडी, इनकम टैक्स, जो भी एक कंपनियां हैं भिड़ी हुई है। तो वो किसके लिए? वो हम ही लोग के लिए, तो उनको भी डैमेज किया जा रहा है। अगर वो भी मंडवाली कर लेते हैं तो वो भी मजबूत स्थिति में होते, लेकिन वो तो हम लोग को देखते हुए और दलित और अति पिछड़े को देखते हुए और समाज में कुछ लोग को देखते हुए उन्होंने भी कसम खा लिएंगे, ना झुकेंगे और ना रुकेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। अच्छा देखिए, कैफ साहब जब इंटरव्यू के लिए आ रहे थे तो हमने क्या किया कि इनको कुछ ट्रोल करने वाले लोग थे, अपने ही समाज के लोग हैं, तो कोई हमारी ऐसी लड़ाई नहीं है, वैचारिक मतभेद है, तो उनको हमने बुला लिया था। तो वो लोग ऑडियंस में बैठे हैं, तो उनका भी एक हम सवाल ले लेते हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं, जो ऑडियंस में जो लोग आए हैं, ये लोग आपको ट्रोल करते हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कैमरे के सामने नहीं आएंगे। खैर ना, बहुत लोग शर्माते हैं। अच्छा, इनका ये सवाल, इन्होंने अभी सवाल एक किया पीछे से, वो कह रहे हैं कि कैफ साहब ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं आप अवध बिहारी चौधरी जी और खान ब्रदर्स के आप मोहरे बन गए हैं और आपका इस्तेमाल किया जा रहा है? एक बात बताइए, इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? मैं कैसे इस्तेमाल हो रहा हूँ? हाँ वो हमको अब समझाइए जी। मतलब इस्तेमाल हो रहा हूँ तो किसके लिए हो रहा हूँ? अपने कौम के लिए। अगर इस्तेमाल हो रहा हूँ तो अपने कौम के लिए, हक की आवाज अपने कौम के लिए, टिकट की बात अपने कौम के लिए, मजबूती की बात अपने कौम के लिए। तो सारे जो इस्तेमाल हो रहे अपने कौम के लिए हो रहे, तो इसमें बुरा क्या हो रहा है? रहा सवाल इस्तेमाल होना है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। मुझे अवध बिहारी चाचा की जहाँ तक बात है, आप जानते हैं कि विधानसभा के स्पीकर थे। बेशक। उनकी गरिमा क्या है ये आप भी जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, इसमें कहीं दूर है तो नहीं है। और वर्तमान में नगर विधायक है। तो अगर आप पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में हैं तो आप बताइए कहाँ जाइएगा? या तो आप अपने पार्टी के लोगों के पास जाइएगा, नगर विधायक है हमारे, तो उनके पास जाना और लोगों के बीच में गलत अफवाहें फैलाना। और बिहारी चा जो है हमारे जो एमएलए हैं, नगर एमएलए, उनको बेवजह ट्रोल करा के, बेवजह चीजें होती थी कि आदमी जब परेशान होता है, अरे भाई नेगेटिव जज्बात में राजनीति नहीं होता है, समझौता पॉजिटिव बनना पड़ता है। बेशक। वक्त के हालात से कभी वो निर्दलीय लड़े, कभी माले किसके खिलाफ थी? राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ थी। परिस्थितियां आई और उसमें मजबूती हुआ कि सबसे जरूरी चीज क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना, आरएसएस को रोकना, ये देश को टुकड़ों में बांटने वाली चीजों को रोकना। तो इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए हम लोगों के लिए, हम मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वह ऐसा सरकार आए जो सबको सम्मान, सबको साथ लेके चले। इनका जैसे बीजेपी का है कि सबका साथ सबका विकास, ये कर रहे हैं, ना साथ दे रहे हैं ना विकास कर रहे हैं। साथ हम लोग का तो देते ही नहीं है, ये एक कॉलम बन के रह चुका है, दूसरा नहीं है। तो आप जब ये चीजें कह रहे हैं कि साउद्दीन साहब की बात लेके आए, तो ये सब चलता रहेगा। जब आप रहिएगा राजनीतिक बात एक तरह से कह सकते हैं, इसको आप राजनीति में ही बोल सकते हैं, राजनीति में चलती रहती है और ट्रोल होता रहेगा। आप मजबूत होइएगा तो आपके साथ ऐसा होगा, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि वही लोग एक दिन मुझे दुआ जरूर देंगे।
मैं फिर से कहता मैं हूँ, उम्मीद करता हूं कि शहाबुद्दीन साहब के समर्थक भी हैं और इनको ट्रोल भी कर रहे थे, तो इन्होंने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आपको बुला लीजिए इंटरव्यू में, उनका भी सवाल ले लेंगे। हालांकि कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं, शर्मा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं थोड़े कैमरे शाई होते हैं। तो इनका ये सवाल तो उम्मीद करता हूँ कि आप सेटिस्फाइड होंगे। तो चलिए हम अपना अगले सवाल पर पहुँचते हैं। और कैप साहब प्लीज़ आप मेरे सवाल को पूरा होने दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि वो सवाल काट देते हैं। नहीं, सवाल देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल है। हम बात करते हैं साल 2014 की। भाजपा के एक नेता थे जिनका नाम था श्रीकांत भारती। 2014 में उनकी हत्या कर दी गई थी। बीजेपी के जो आला कमान के नेता थे, उसका इल्ज़ाम कहीं ना कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पर इसका इल्ज़ाम लगाया उन लोगों ने। और उनके जो लड़के हैं सत्यम भारती, जो कि भाजपा के नेता हैं, अभी दिल्ली प्रदेश में वो पूर्वांचल मोर्चा के वो प्रदेश मंत्री भी हैं, वो एक बड़े चैनल पे जो नेशनल चैनल है उस पे गए थे और उन्होंने एक पूरा का पूरा एपिसोड जो था वो मोहम्मद कैफ साहब के बारे में बनाया या उस पे अपनी बात कही। तो उन्होंने कहा कि उनके पिता के हत्या में आप भी क्या नामजद थे, क्या मामला था श्रीकांत भारती की हत्या का? श्रीकांत भारती ओम प्रकाश यादव जी के वो मीडिया प्रवक्ता भी थे। अरे उनसे तो मेरी अच्छी ताल्लुकात भी थी, कभी कभी हम लोग मिलके बैठते थे। देखिए, उस एक दौर था जो स्मार्ट लड़के थे ना, तो उनको रुकने का काम किया जाता था, किस्मत हटा दिया जाए। अच्छा, ये चलता था। और मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये सब जब चीज़ें तो भाई लगती है या फिर निकल कैसे जाती है, गजब हाल है। हम गरीब परिवार से आते हैं, ना मेरे पास पैसा है ना कुछ है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अच्छा काम करती होगी। नहीं तो जिस तरीके का राजनीति, क्षुद्र राजनीति हो रहा था सीवान में, जैसे चल रहा है, उस हिसाब से तो हर उस वक्त जो भी स्मार्ट लड़के थे उसको सटाने का काम करता था। अब बाद में ये लोग, और ये जो आप कह रहे हैं, जिनके बारे में आप बता रहे हैं, मैं उनसे ज़्यादा तो जानता भी नहीं उनके बारे में, क्या है क्या नहीं है। एक बार सिर्फ यही मामला सुने थे कि मनोज सिंह को क्या गाली उली दे रहे थे, जो 4 लाख रुपया का लेकर भागने होने का ये है। तो ये सब लोगों का बात करके टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है, कुछ देश के बारे में बात किया जाए तो फायदा से रहेगा। अच्छा, क्योंकि जो दिल्ली में बैठ गया बाप की शहादत का बदला नहीं लेता है, उसको लड़ना चाहिए ना जब वो चीज़ें हैं। तो अब अपने फादर के नाम से जाने जाते हैं, मोहम्मद कैफ के नाम से जानता है, तो अब मेरा नाम बेच के अगर आप थोड़ा सा पॉपुलरिटी ले लेते तो दिया जाए, उनको भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक परिवारवाद की जो राजनीति का विषय है, जैसे कि आप भी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कहीं ना कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार पे, भी परिवारवाद का एक कहीं ना कहीं एक परिवारवाद अपना क्वेश्चन। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि परिवारवाद की राजनीति पे आप क्या सोचते हैं? परिवार राजनीति अच्छी राजनीति है। मतलब शहाबुद्दीन साहब थे तो समझ साहब को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए, तो वो तो एबिलिटी के ऊपर है ना भैया। वही मैं पूछना चाह रहा हूं। वही आपसे मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि परिवारवाद कहीं से खराब नहीं होता है, लेकिन देखिए, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन रहा है जी, बन रहा है ना, इंजीनियर लड़का इंजीनियर, मौलाना का लड़का, बहुत से लड़के बनना भी नहीं चाहते हैं, मेरी वही जबरदस्ती बनाया जाता है। मौलाना का लड़का मौलाना, मास्टर का लड़का मास्टर। हाँ, हर क्षेत्र में अपने अपने जगह पे जा रहे हैं। तो नेता का बेटा क्या बनेगा, पता है, जो जिंदगी से बचपन से उठता है, पढ़ाई लिखा, तो दिन भर उसके दरवाजे पे लोग ही रहते हैं, तो उसको भी तो लालसा आता है। अब यह मामला क्या है, सबसे जरूरी मामला ये है कि अब जरूरी है कि हर परिवार में वही लोग उसी तरीका का मजबूत लोग हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लालू यादव के परिवार में जैसे परिवार का मामला चला है और उन्होंने ट्रोल भी किया, तो लालू जी की परिवार उस एबिलिटी की है, तभी तो उनके जात जमात के लोग उनको एक्सेप्ट किया, और फिर धीरे धीरे सारे जात के जमात के A to Z के पार्टी के जितने भी लोग हैं, अगड़ा पिछड़ा सारे लोगों ने फिर उनको नेता माना, तो अभी तो वहां तक अभी तक टिके हैं। और जो हर परिवार में हर लोग नेता नहीं बन सकता है, हर डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर मास्टर लड़का मास्टर नहीं बन सकता है। तो उसमें इसमें हस्तक्षेप और इसमें जबरदस्ती बात को लेके आना। अब जैसे मोदी जी के बारे में लालू जी ने कहा कि भाई उनकी परिवार नहीं है, वो बार बार परिवार, भाई आपका परिवार नहीं हो तो आपकी परेशानी है। अब आपका परिवार ही नहीं है और आपने उन्होंने कहा, ठीक कहा कि हिंदू धर्म का उन्होंने पालन नहीं किया, अगर वो पालन करते तो दाढ़ी और मुंडन को करवाना चाहिए था। तो एक तरफ तो हिंदू धर्म का पालन भी नहीं करते हैं, शादी भी नहीं करते हैं। शादी आप नहीं कीजिएगा तो परिवार आप समझ कैसे सकते हैं?
परिवार आप बोलते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो सबसे पहला परिवार अगर इंसान की जिंदगी में बनता है तो उसको घर का परिवार सबसे पहला बनता है और वहीं से वो मजबूत स्थिति में चला जाता है। तो यहाँ स्थिति दूसरी है, हम बोलेंगे तो दूसरे माने निकलने लगेगा। तो इसलिए इस बातों से हटा जाए। परिवारवाद चीज जो है, आपको मैंने साफ सुथरे बोल दिया है, कहीं से भी खराब नहीं है। जो परिवारवाद लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन सबको मौका देना चाहिए। देखा, अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने पिछले कुछ सालों में खुद को साबित किया है। आप देख रहे हैं जो उन्होंने काम किया है, 10 लाख 15 लाख की भीड़ उन्होंने जुटा दी, तो कहीं ना कहीं उनको तो लोग इंस्पायर होती मजबूती। और आजकल तो लोग ट्रोल भी कर रहा है कि भाई रोजगार का मतलब क्या होता है, तेजस्वी यादव। ये मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जी, सिवान की जो जनता है, जो हमारे कौम के, मैं भी एक मुसलमान हूँ, ये भी मुसलमान है, हमारे बिरादरी के जो लोग हैं, ये आखिर किसी और मुस्लिम नेता को मौका क्यों नहीं देना चाहते हैं? देखिए, ये जो सवाल है ये तकरीबन बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन कभी किसी ने मजबूती के साथ लड़ने का काम नहीं किया, टिकाऊ नहीं हो पाया। लड़े हार गए, फिर चुप हो गए, लड़े हार गए, चुप हो गए, और इलेक्शन में दिखे, जिसके वजह से लोगों ने भरोसा नहीं जता पाया। लेकिन मैं 2019 से जो शुरू किया हूँ और 2024 तक 5 सालों से मैंने काम किया, तो मुझे पूरा उम्मीद है अपने अल्लाह पर, अपना अल्लाह के सारे जो लोग हैं ना, वो पूरा भरोसा है कि इस बार, क्योंकि मोहम्मद कैफ तख्त के पीछे नहीं भाग रहा है, मोहम्मद कैफ अपने जमात के पीछे भाग रहा है। और जहाँ जमात मेरी रहेगी, जहाँ जमात हमारी सुरक्षित रहेगी, जहाँ जमात की मुस्तकबिल जाएगा, वहीं पे मोहम्मद कैफ जाएगा। मैं ऐसा कोई ना काम करूंगा जिससे मेरी जमात का शर नीचा हो या मैं खुद को शर्मिंदगी, अपने माँ बाप की शर्मिंदगी करूं। ऐसा मैं कोई काम करने वाला हूं जहां मेरी कौम की मजबूती होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार बहुत मजबूत स्थिति में होगी। और अभी जो सिस्टम है, मैं आपको बता दूं, एक आपने बात कहा, पिछले बार आपको मैं एक अच्छा रिपोर्ट देके जा रहा हूँ कि ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होगा। पिछले बार एक कोरियाकुट में एक कैनैन मुखिया या कुछ ऐसे ही मुखिया है मुस्लिम में, हम लोग की बिरादर से, उनको टिकट कंफर्म मिल चुका था 2020 में। अच्छा, लगभग फाइनल हो चुका था, लेकिन उनका टिकट काट के मुन्ना वर्मा जो मर गए, अमर रहे, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। तो सोचिए कि वो टिकट आज अगर मिला होता तो और लोगों को भी उम्मीदें जगती। तो यहाँ उगने से पहले रोकने का भी काम हुआ है, लेकिन अब लोग जग गए हैं। 5G का ज़माना है, लोग समझ रहे हैं कि अगर जो भी घर हैं, एक मजबूत पिलर तो चारों कोना में चाहिए, तभी मजबूती होगी। क्योंकि हम आते जाते रहेंगे, ये तो निश्चित है, हम और आप आते जाते रहेंगे, लेकिन जो हमारी जमात रहेगी ना, वो तो रहेगी ना। तो उसकी मजबूती की बात की जाए, बल्कि अगर मोहम्मद कैफ लगता होगा कि ये गलत रास्ता था, तो आप मोहम्मद कैफ को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। तो मोहम्मद कैफ आपको लगता है, मोहम्मद कैफ कहीं से भी अपने कौम के खिलाफ नहीं है, ना किसी परिवार के खिलाफ है। मोहम्मद कैफ अपनी मजबूती की बात करता है, अपने कौम की मजबूती की बात करता है और अपनी हक की बात करता है। यही मेरी लड़ाई है और मैं अपना हक लेके रहूँगा। 2025 में आप देख लीजिएगा, कोई ना कोई अल्पसंख्यक समाज का विधानसभा का टिकट आप लेके खुद क्यों नहीं? मेरी लड़ाई नहीं है भाई, मेरी समाज की लड़ाई। मैं बोलता हूँ कि दया शंकर आएंगे, हरिशंकर तो आ ही गए, शिव शंकर भी आएंगे, मोहम्मद नाम का व्यक्ति कब आएगा विधानसभा में, कब आएगा? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप इतनी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और अभी हाल ही में जो आपने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं ओसामा शाह के खिलाफ, आपको अपनी जान का डर नहीं है क्या? जान का डर बिल्कुल ही है, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। अभी बता दीजिए, अगर आप पे कुछ अगर होता है तो आप कानून का ही ना सहारा लीजिएगा। तो मैं कानून का सहारा लिया।
अच्छा। कानून को अपना जो चीज़ें हैं बताया, और हो सकता है कि इंशाल्लाह जो चीज़ें मैंने कही है उससे लोगों को भी समझ में होगा। हाँ भाई, आखिर मेरा खुद का फैमिली है और मैं अपने भाइयों में सिर्फ सिंगल था, तो मेरे बाद तो मेरे अब्बू है नहीं, तो मैं क्यों अगर कोई ऐसा बात कहेगा तो डर तो होगा। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ इस चीज़ को कि जब मरना तय है तो हक के लिए लड़ना भी तय होना चाहिए। अगर मेरा नारा है मजबूर नहीं मजबूत बनिए, और उस आवाज़ में अगर कोई हमको डरा धमका के दबा देता है तो मुझे चुल्लू भर पानी में डूब जाना पसंद है, लेकिन झुकना पसंद नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे लोग जो लड़ाई लड़े, जो बुज़ुर्ग से लेके बहुत सारी चीज़ें जो हर चीज़ मजबूती के साथ फैली, अगर वो लोग डर गए रहते तो शायद आज हम लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते। और एक जीता जागता मिसाल भी है कि लालू प्रसाद 75-80 साल की उम्र में अभी तक वो कोर्ट कचहरी से लेके ईडी से लेके झेल रहे हैं, लेकिन झुकने का नाम नहीं ले रहे। आप जरा गौर कीजिएगा, झुकाने वाला कौन? बीजेपी। उससे अगर वो चाहते तो आराम से भी रह सकते थे, उनको क्या पड़ी है। लेकिन वो अपने से ज़्यादा, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा जमात के पीछे भाग रहे हैं। जो A to Z की जमात है उसके पीछे भाग रहे हैं कि आने वाला दिन, आने वाला जो स्थिति बन रही है वो तो और बद से बदतर हो जाएगी और बहुत स्थिति भयानक हो जाएगी, सीरिया हो जाएगा। जो हालात ऐसे यहाँ पे बन रहे हैं कि सिर्फ जात के नाम पर हत्या हो जाना, टीका वाला टोपी वाला के नाम पे हत्या हो जाना, तो ये सब तो बहुत ही दर्दनाक ना है। ये चीज़ों को बचाना है, ये राम रहीम का है, गंगा जमुना सरस्वती का ये देश है, ख्वाजा गरीब हिंदे ख्वाजा गरीब का ये देश है। इन चीज़ को बचाने के काम तो हम युवाओं को नहीं करना पड़ेगा। और जो युवा बढ़ रहा है, जो युवा बढ़ रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का, तो उनको तो हाथ को तो मजबूत करना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए डर खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि ले लो खौफ से आज़ादी। चलिए, अब जो आखिरी सवाल है पूछ लेते हैं, जो सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट सवाल इस पूरे बातचीत का, कि क्या मोहम्मद कैफ फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और क्या इस बार लालटेन के साथ उतरेंगे? आपने बहुत ही मजबूत सवाल कर दिया है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि नाउमीदी कुफ्र है और उम्मीद में सबको रहना चाहिए। बेशक। और मैं अपनी लड़ाई में फिर से कह रहा हूँ, मेरी लड़ाई अपने कौम के लोगों के लिए है, दलित अति पिछड़ों के लिए है, गरीब गुरजाओं के लिए है। लेकिन इस कड़ी में हमारी कौम बहुत ही कमज़ोर कड़ी है, जिसे सारण कमिश्नर जैसे जगहों पे एक भी मुसलमान विधायक नहीं है, एक भी अल्पसंख्यक को टिकट मिलता नहीं है सीवान में, जिसके वजह से हमारे जो मुसलमान युवा वर्ग जो बढ़ना चाहते थे, जो काम करना चाहते थे, जो समाज में अपने कौम को ला के मजबूत पहलू खड़ा करना चाहते थे, पिलर बनना चाहते थे, तो वो अब उम्मीद धीरे धीरे मोहम्मद कैफ को शायद देख के कि मोहम्मद कैफ आज से जितनी लड़ाइयाँ लड़ते अपने घर तोड़वाया, बहनों पर केस खाया, माओ पर केस हुआ, वाइफ पे केस हुआ, सब पे केस खाते हुए वो निर्भीक निडर होते हुए सीधे चलता रहा। उसके पीछे कौन था मालूम है आपको? मालूम है? अल्लाह था। क्या बात, इतना इंटरव्यू देखे हम तो सीख गए। तो अल्लाह था। तो ये अल्लाह की मजबूती जो है, तो इस चीज़ से ज़रूर हमको लगता है कि मेरे भाई मोहम्मद कैफ से बिल्कुल मत लड़े। मोहम्मद कैफ आपका दुश्मन नहीं है। और जितने भी हमको ट्रोल करते हैं, मैं उनसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि आप सोचिए कि मैं कह क्या रहा हूँ। ये लड़ाई मोहम्मद कैफ की नहीं है, आपकी भी है, मेरी भी है। बस मैं आगे चल रहा हूँ, इसीलिए आपको लगता है। मैं बिल्कुल ही उस नतीजे में नहीं जाऊँगा जहाँ से नुकसान हासिल हो। अभी ज़रूरत है, समय है। देखिए, दूसरे लोगों को, पार्टी को चेंज करते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपके अपने नेता के जिस बारे में आप कहते हैं कि साहबुद्दीन साहब, तो उनके आप सोचिए ना, उनके नेता कौन थे, उनकी पार्टी कौन थी। तो मैं एक बात जरूर कह के जा रहा हूँ, या तो आप राइट हैं या तो मैं राइट हूँ। अब देखना है कि साहबुद्दीन साहब की बातों पे कौन चल रहा है। आप चल रहे हैं
कि मोहम्मद कैफ चल रहा है, बाकी जनता बताएगी। तो ये थे सिवान के मशहूर क्रिकेटर और मौजूदा समय में राजद के नेता मोहम्मद कैफ और बंटी। बड़े ही बेबाकी से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कि हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कैफ साहब, आपको कैसा लगा हमसे बात करके? आप अपने बहुत बहुत शुक्रिया, इनके सब्सक्राइबर बने और मेरी तो एक अलग पहचान है ही है कि मैं हर वक्त सबके लिए खड़ा रहता हूँ। और इन्होंने नया चैनल अपने आप को ऑब्जर्व किया। मैंने बहुत दिन से बोला भी था, छोटे भाई की तरह भी हैं, तो मेरा काम था इनको थोड़ा मजबूती के साथ मैं खड़ा करूं, क्योंकि मेरा नारा ही है मजबूत है। तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें, इनके फॉलोअर बढ़े, क्योंकि और अच्छा काम करें। क्योंकि मैं इनके बोलने का जो तरीका है ना, माशाल्लाह बहुत शालीनता से पूछते भी है, बहुत शालीनता से, सवाल भी इनके बहुत दमखम रहता है। और भी चैनल जितने भी सबको मैंने कहाँ से कहाँ मेरे इंटरव्यू लेके और सारी चीज़ें हो गई है। और मुझे अल्लाह पे शुक्र है कि इस गरीब के पास से सब लोग आ जाते हैं, तो वाले चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें मीडिया माध्यम। जय हिंद।